बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च में न्यू हैं, जिनको बेसिक्स जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आती और वो रिसर्च सीखना चाहते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये एक्सपर्ट यूज़र्स के लिए नहीं है, बिकॉज दे नो बेटर कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से लिखा जाता है। तो हमारी आज की जो डिस्कशन है वो रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से लिखी जाए एक रिसर्च पेपर में, रिसर्च प्रोजेक्ट में या थीसिस के अंदर, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ बेसिक लेवल के जो लर्नर हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जबकि जो एडवांस लेवल के एक्सपर्ट लर्नर हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। स्पेशली जो इम्पैक्ट फैक्टर लेवल के पेपर लिखते हैं उनको आइडिया है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से लिखी जाती है। तो आज की हमारी डिस्कशन है बेसिक लेवल के रिसर्चर्स के लिए कि रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से लिखी जा सकती है। सो आते हैं आज की डिस्कशन की तरफ कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम लिख सकते हैं बेसिक लेवल पे। इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि रिसर्च प्रॉब्लम में होता क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम विल प्रोवाइड द रैशनेल फॉर वाई यू थिंक दैट योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल इन्फ्लुएंस योर डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली आपने जस्टिफाई करना होता है कि क्यों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ किए हैं अपनी स्टडी को डिस्कस करने के लिए, वो वेरिएबल क्यों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसकी रीज़न प्रोवाइड करना। अगर वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है, अगर वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है। You have to provide the reason of possible influence of your independent variable on dependent variable along with the ultimate consequence। Basically उस influence का जो ultimate consequence है वो क्या होगा, that will result due to that influence। You can provide references in support of those influences। आप उन influences के हवाले से जो है वो references भी provide कर सकते हैं। अगर आपका एक independent variable है, try to provide more than 5 रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस। कुछ स्टडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस प्रोवाइड कर रही होंगी, कुछ नेगेटिव, तो हर एक की जस्टिफिकेशन हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके एक से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कोशिश करें कि कम से कम 2 स्टडीज़ के जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड करें जिसके ज़रिए पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंस का और उसकी रीज़न का पता चल जाए। If the negative consequence may be related to your specific population, industry or sector, that would be better outlook of the research problem of your study। अगर आप कोई negative consequence जो है वो identify करते हैं relevant to your particular population या industry या sector, तो वो basically आपकी research problem बन जाती है। For example, in a study examining the effect of motivation on academic achievement, the statement of the problem would then explain why motivation should influence academic achievement। कि अगर हम इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट को मोटिवेशन जो है वो अफेक्ट करती है, तो हमें ये पता चलाना पड़ेगा कि किस तरह से एकेडमिक अचीवमेंट को मोटिवेशन इम्पैक्ट करती है और आगे उसकी रीज़न भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ। यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल: एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ओनरशिप टाइप एंड डिविडेंड पॉलिसी। ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनके ज़रिए मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि जब मैं रिसर्च प्रॉब्लम को लिख रहा हूँ तो मुझे हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो पॉसिबल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पर विद द पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन माय पॉपुलेशन, वो मुझे बताना पड़ेगा। व्हाई डज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी शुड इन्फ्लुएंस कैश होल्डिंग फॉर फर्म्स इन पाकिस्तान, व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी शुड इन्फ्लुएंस कैश होल्डिंग फॉर फर्म्स इन पाकिस्तान, व्हाई ओनरशिप
type should influence cash holding for firms in Pakistan, why dividend policy should influence cash holding for firms in Pakistan। अब इसके लिए मुझे उन पर्टिकुलर्स पेपर्स पे जाना पड़ेगा या रिसर्च आर्टिकल्स पे जाना पड़ेगा जिन्हें मैंने रेफरेंसेस की लिस्ट में शामिल किया है और जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के हवाले से किस किस पेपर में बात हुई हुई है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ जनाब, ये शेयर होल्डर ऑनरशिप के हवाले से है, ठीक है। इसी तरह ये कैश होल्डिंग एंड फर्म परफॉर्मेंस के हवाले से है, ठीक है। इसी तरह ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, ये भी फर्म परफॉर्मेंस का है। ये आ गया एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का, 2021 का पेपर है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग। तो मुझे ये पेपर जो है यहाँ से रेफरेंसेस से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि वो कौन सा पेपर है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जस्ट अ मिनट, ये फर्म परफॉर्मेंस का है, इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कौन सा पेपर डील कर रहा है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला पेपर है जी, ये सेकंड को चेक कर लेता हूँ। ये है जी, ये भी फर्म परफॉर्मेंस का है। उसके बाद इसको चेक कर लेता हूँ, यानी आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से। ये भी नहीं है, इसको चेक कर लेता हूँ। ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के हवाले से है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं, ये कौन सा है, ये फर्म परफॉर्मेंस वाला है। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जी, आई थिंक वो गलती से 2020 वाले शायद फोल्डर में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखें जी, आई थिंक ये वाला है, ये देखें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट कैश होल्डिंग, ये पेपर आ गया जो एग्जैक्टली मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पहला, उसके हवाले से है। सबसे पहले तो मैंने ये आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्यों इन्फ्लुएंस करेगी कैश होल्डिंग को फॉर पब्लिक फर्म्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी रीजंस, ठीक है। मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों ये जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइंडिंग सपोर्ट द व्यू दैट फर्म सीक्स टू अकोमोडेट द प्रेफरेंस ऑफ बेटर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ देयर बाय रिक्वायरिंग ग्रेटर लेवल ऑफ कैश। यानी अगर फर्म ये चाह रही है कि बेटर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हमारी फर्म में आए तो हमें ग्रेटर लेवल ऑफ कैश की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसका रेफरेंस कोड करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इधर रेफरेंस कोड किया, ये देखें, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर firms need to maintain higher level of cash in order to attract higher performing employees, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर जो फर्म है अगर वो हायर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना चाह रही है तो उन्हें हायर लेवल ऑफ कैश जो है वो मेंटेन करना चाहिए। अब ये जस्ट उनका एक आर्गूमेंट दिया है, इसका भी हमने कंसीक्वेंस भी बताना है कि क्यों ऐसा कहा गया है। तो उसके लिए हम इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को भी देख सकते हैं, वरना हमें कंक्लूजन में जाकर इसकी इम्प्लीकेशन को चेक करना चाहिए। तो माई बेटर आइडिया इज़ टू गो टू द कंक्लूजन, ठीक है।
यहाँ पर हमें इसकी रीज़न मिल जाएगी कि क्यों ऐसा ज़रूरी है। तो मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ पर इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कहाँ पर क्या बात की गई है। जस्ट अ मिनट, ये देखिएगा जी, कंक्लूजन में थोड़ा सा आगे आके प्रीवियसली तो उसने ये बताया है कि जो आपका एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट है, जो उसके आर्गूमेंट में भी हमने बात की। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन में अगर आप जाएं तो वहाँ पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ आर स्टडी आर कंसिस्टेंट विद द स्टेक होल्डर थ्योरी फ्रेमवर्क. Firms with better employee performance hold more cash simply because they must accommodate the preference of these stakeholder. Basically जो आपके employees होते हैं they are the stakeholder of a company. तो ज़ाहिर है एम्प्लॉय का स्टेक यही होता है कि जब वो बेटर परफॉर्म करें तो उन्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड वगैरह दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि कैश तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो है स्टेक होल्डर यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्लाइन करती जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे the possible consequence of this positive relationship between employee performance and firm's cash holding is that of firm's cash holding as per stakeholder theory is that the employee being the important stakeholder in a firm needs to rewarded financially, that the employee being the important stakeholder in a firm need to rewarded financially with high performance. अब ये एक कंसीक्वेंस पता चल गया हमें कि जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ होंगे वो तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। तो फॉर विच मोर कैश इन हैंड रिक्वायर विद द फर्म। हाउएवर, अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट लिख दें, हाउएवर if the firm does not reward the high performing employees with financial reward in the form of cash increments in their salary या wages etc., the employees become less motivated to perform better in the future. बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से कोई इम्प्लीकेशन लिखें रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, तो उसकी पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के अलावा आपने नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी बतानी है। अगर इस चीज़ का रेफरेंस हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर रेफरेंस ना मिल सके तो आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो रिवर्स कर दें। लाइक जो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा था मैंने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया कि नेगेटिव कब होगा, जब जाहिर है एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो है उसको रिवार्ड नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट जो है वो बड़ी मेहनत करता है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आते।
तो वो एक डीमोटिवेशन उसके लिए आ जाती है। तो यही ये जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये बेसिकली आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कैश अगर जो है वो रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन होगा तो वो कम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जनाब, और मतलब इसमें आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेस, यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख दें, देयरफॉर द लेस परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ require low level of cash in hand for the firms। यानी अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं तो आपकी फर्म को ज़रूरत ही नहीं है कि आप मज़ीद कैश जो है वो फर्म रिक्वायर करे इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ रिवार्ड, इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंक्रीमेंट। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई कि किस तरह से आप रिसर्च प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो ये अभी एक वेरिएबल की है, इसी तरह बाकी वेरिएबल्स के भी रेलिवेंट पेपर्स में जाकर ना सिर्फ आपने इन्फ्लुएंस बताना है बल्कि उसका कंसीक्वेंस भी बताना है। इन्फ्लुएंस आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी मिल सकता है, कंक्लूजन में भी मिल सकता है, जबकि कंक्लूजन से आपने जाकर पॉसिबल कंसीक्वेंस फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, कि आपने चेक कर लेना है कि इस पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करके उसके बाद उसी का रिवर्स बताना है कि अगर सिनेरियो इससे मुख्तलिफ हो तो क्या हो सकता है। अगर तो मुख्तलिफ सिनेरियो के हवाले से कोई आपको जो है वो रेफरेंस मिल जाए तो वेल एंड गुड, आपका केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर रेफरेंस नहीं भी मिलता तो कोई नहीं, इसको आप जर्नल डिस्कशन में डाल लें। तो इसी तरह बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी वन बाय वन आप चेक करते जाएंगे, और बाद में जब ये मुकम्मल हो जाए तो आप इनके ऊपर से हेडिंग्स को हटा दें। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स की हेडिंग्स हैं इनको हटाकर एक ही पैराग्राफ में आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने रिसर्च बैकग्राउंड में पहले डेफिनेशन लिखी थी, फिर इंपॉर्टेंस लिखी थी, तो बाद में मैंने उनकी हेडिंग्स हटाकर एक ही हेडिंग के अंडर उनको कर दिया था। तो यहाँ पे भी आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वन बाय वन उनकी फाइंडिंग और उस फाइंडिंग का कंसीक्वेंस और उसकी रिवर्स फॉर्म बताकर, ठीक है, तो आप बाद में इनकी ये वाली हेडिंग्स हटा दें। ठीक है, ये हेडिंग हटा दें, ये हटा दें। ठीक है, और एक ही पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें तो वो रिसर्च प्रॉब्लम बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी जो इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स हैं, अपने जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उनसे ज़रूर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाइएगा। शुक्रिया।